Good evening, students. Now, today we are going to start the new chapter, that is pair of straight line. Okay. मैथ्स का है ना, और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें, बहुत ही बेसिक चीज़ों से चलते हैं हम लोग, क्योंकि बेसिक्स अगर आपका इस चैप्टर का पूरा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले लाइंस। लाइन यानी क्या? ये जो मैंने ड्रॉ की इसको लाइन, ये लाइन हम कोऑर्डिनेट एक्सिस में कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे भी यानी कि ये लाइंस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे दोनों एक्सिस को इंटरसेक्ट कर सकती, एक एक्सिस को इंटरसेक्ट कर सकती, ओरिजिन में से पास हो सकती, बराबर है। ओरिजिन से पास हो रही है मतलब दोनों एक्सिस को इंटरसेक्ट हो गई एक ही पॉइंट पर, करेक्ट। तो लाइंस को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ इक्वेशंस होते हैं जो वेरिएबल के फॉर्म में लिखे जाते हैं, उसे इक्वेशन ऑफ लाइंस बोलते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन विच रिप्रेजेंट्स अ लाइन, ऐसा इक्वेशन जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक लाइन, कॉल्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। अब इक्वेशन ऑफ लाइन आपने दो प्रकार के देखे होंगे। पहला ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0 वाला, इसमें कांस्टेंट नहीं होता है। और दूसरा ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 वाला, इसमें ए बी सी यानी इंटीजर्स, ए बी सी, हियर ए बी सी आर इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब पॉजिटिव भी रह सकते हैं, निगेटिव भी रह सकते हैं, और जीरो भी रह सकते हैं, करेक्ट। अब अगर मैं ड्रॉ करके बताऊं ये दोनों इक्वेशन में क्या फर्क है, तो ये जो इक्वेशन होता है ax प्लस बी वाई, अगर इसमें कांस्टेंट नहीं है तो आप एक चीज अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि ये लाइन डेफिनेटली कहां से पास हो रही होगी, ओरिजिन से। तो ये इक्वेशन होता है ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0 जब वहां पर कांस्टेंट नहीं होता। लेकिन कांस्टेंट होता है तो फिर वो कहीं से भी पास हो सकती है, करेक्ट करेक्ट। और एक लाइन होती है जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होता है, फिर x ही होगा सिर्फ, या y ही होगा, तो सिर्फ x है तो y एक्सिस को पैरेलल होगी, और सिर्फ y इज इक्वल टू है तो x एक्सिस को पैरेलल होगी। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया आपकी जनरल लाइन, ये आपकी स्टैंडर्ड लाइन होगी, स्टैंडर्ड ओरिजिन से पास होने वाली, और ये हो गई आपकी जनरल लाइन। तो ये तो लाइन के बारे में था जो हम इसके पहले 8, 9, 10 में पढ़ चुके हैं। अब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन यानी ऐसा इक्वेशन जो एक लाइन को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा, पूरी लाइन की पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा इक्वेशन। अब पेयर ऑफ लाइंस के डेफिनेशन पे आ रहा हूं मैं। इक्वेशन विच रिप्रेजेंट्स, ऐसा इक्वेशन जो रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ लाइंस called as इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस, उसको इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस बोलते हैं। अब ये पेयर ऑफ लाइंस का जो फंडा है, ये इसमें ऑब्वियसली दो लाइंस रहेगी। अब ये दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने वाली भी रह सकती है, एक दूसरे को पैरेलल भी रह सकती है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर भी रह सकती है, दोनों लाइन कहीं से भी पास होने वाली रह सकती है, दोनों लाइंस दोनों एक्सिस को अलग अलग पॉइंट में इंटरसेक्ट करती होगी, दोनों लाइन दोनों एक्सिस को एक कॉमन पॉइंट यानी ओरिजिन पे भी इंटरसेक्ट करती होगी।
अलग अलग है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैं इसी टाइप के अनुसार बोलता हूं यहां पर भी दो इक्वेशन होते हैं, एक स्टैंडर्ड और एक जनरल। एक स्टैंडर्ड इक्वेशन और एक जनरल इक्वेशन। करेक्ट? एक स्टैंडर्ड इक्वेशन और एक जनरल इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होता है, स्टैंडर्ड, वो होता है, मान लीजिए इफ u इज इक्वल टू 0 इज वन इक्वेशन ऑफ लाइन एंड बोलो v इज इक्वल टू 0 इज अनदर इक्वेशन ऑफ लाइन, देन u into v is equal to 0 represents equation of pair of lines। अब इसमें स्टैंडर्ड वो है जिसमें दोनों लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, वो स्टैंडर्ड। तो जो स्टैंडर्ड होती है उस स्टैंडर्ड में ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है मान लीजिए, तो वो दोनों लाइंस कैसे भी पास हो लेकिन जाएगी ओरिजिन से, लाइक दिस, इस तरीके से, ओके, इस तरीके से, लाइक दिस, इस तरीके से, ओके। दोनों लाइन कहां से पास हो रही है? ये मान लीजिए u इज इक्वल टू 0 है और ये आपका v इज इक्वल टू 0 है। ये स्टैंडर्ड हो गई। जनरल लाइंस कहीं भी इंटरसेक्ट कर सकती है। अगर मैं जनरल की बात करूं तो जनरल लाइन में ये ज़रूरी नहीं है, जनरल पेयर्स ऑफ लाइंस जो होती है वो ज़रूरी नहीं होती कि कहीं से भी, वो कहीं से भी इंटरसेक्ट हो सकती है, कहीं पे भी से भी पास सकती है। मान लीजिए ऐसी पास हुई, ऐसी पास हुई, कहीं से भी जा सकती है। या वो ऐसी भी हो सकती है कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही ना करें, या वो ऐसी भी हो सकती है कि एक दूसरे को पैरेलल हो, कैसे भी हो सकती है। समझ में आया? एनीथिंग। तो इस तरीके का जनरल, हाँ, स्टैंडर्ड जो लाइन्स होती है उसका इक्वेशन होता है ax स्क्वायर 2hxy प्लस by स्क्वायर। करेक्ट? वो कैसे आता है मैं आपको बताऊंगा। और जो जनरल होता है उस जनरल का इक्वेशन लगभग ऐसी ही होता है, बट थोड़ा सा चेंज होता है जनरल में, क्योंकि जनरल में c होता है ना। अगर कोई लाइन ओरिजिन से, इन सब के इक्वेशन में कांस्टेंट नहीं होगा, बट इसके इक्वेशन में तो कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट को यूज करके जब हम बनाएंगे तो इक्वेशन कुछ ऐसा बनता है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज योर जनरल इक्वेशन। इज दैट क्लियर? ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन और ये आपका जनरल इक्वेशन। इसको कंबाइन इक्वेशन और जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस। ये जॉइंट इक्वेशन है किसका? पेयर ऑफ लाइंस का। तो कभी कभी आपको दो सेपरेट इक्वेशन दिए रहते हैं, उससे आपको जॉइंट इक्वेशन निकालना पड़ता है, या कभी कभी दो जॉइंट इक्वेशन दिए रहते हैं, उससे आपको सेपरेट लाइंस निकालनी पड़ती है, सेपरेट इक्वेशंस निकालना पड़ता है। करेक्ट? इसमें एक चीज होती है कि सम ऑफ इंडाइसेस ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल के जो पावर्स होते हैं उनका अगर हम सम करें, सो इट विल गिव्स द डिग्री ऑफ इक्वेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल
ये वाला इक्वेशन हम देख लेते हैं, ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं? वेरिएबल्स है x और y, क्योंकि 2h ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। तो इसका वेरिएबल कितना हो गया? 2। इसका कितना हो गया? 1 + 1 2, और इसका भी 2। यानी यहाँ पे ईच डिग्री, द डिग्री ऑफ ईच टर्म इज 2। और जब सभी की डिग्री सेम होती है तो उसको होमोजेनियस इक्वेशन बोलते हैं, स्पेशली 2 हो तो। इज दैट क्लियर? और काफ़ी सारे पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। इट इज़ होमोजेनियस इक्वेशन। नाउ द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू द ओमो x एंड y। यस, वो तो मैं बता चुका हूँ। ओरिजिन से जो लाइन पास होती है, ये ओरिजिन के लिए है ना इक्वेशन, द जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, यही है। ये होमोजेनियस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि डिग्री ऑफ ईच टर्म, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है। डिग्री ऑफ ईच टर्म इज 2। करेक्ट? इसके अलावा होमोजेनियस इक्वेशन में अलग अलग कंडीशंस होती है। मान लीजिए h² माइनस, यहाँ पे डिफरेंट कंडीशंस होती है। मान लीजिए आपके पास ये है, h² माइनस AB की वैल्यू आपने निकाल ली, और ये वैल्यू में आपको 3 चांसेस से मिल सकते हैं। क्या मिलेगा? एक तो पॉजिटिव मिलेगी, या ये वैल्यू नेगेटिव मिलेगी, या ये वैल्यू इज इक्वल टू 0 मिलेगी। तो अगर मान लीजिए ये वैल्यू आपको पॉजिटिव मिलती है, क्या मिलती है? पॉजिटिव मिलती है, तो आप समझ जाइए कि ये कहां से पास हो रहा है? ओरिजिन से। ये जो लाइन है, लाइन्स आर डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब, लाइन आर डिस्टिंक्ट मतलब वो दोनों लाइंस तो है कोऑर्डिनेट सिस्टम में, लेकिन वो ऐसी है, एक दूसरे को पैरेलल भी नहीं है और कहीं इंटरसेक्ट भी नहीं हो रही है। ये ऐसी जा रही है, एक दूसरे को पैरेलल भी नहीं है और कहीं इंटरसेक्ट भी नहीं हो रही है। इसको डिस्टिंक्ट लाइन बोलते हैं। लेकिन डिस्टिंक्ट लाइन कब रहेगी? जब h² माइनस AB जो है वो पॉजिटिव रहेगा। h² माइनस नेगेटिव के लिए नहीं दिया हुआ है यहाँ पे। h² माइनस AB अगर इज इक्वल टू 0 आ जाता है तो आप समझ लीजिए लाइंस आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मतलब एक दूसरे के ऊपर होगी। लाइन क्या होगी? एक दूसरे के ऊपर। दैट्स ऑल। अब मान लीजिए दोनों लाइंस के मुझे स्लोप निकालना है। वाह, दोनों लाइंस के मुझे क्या निकालना है? जो आपको अभी दिया हुआ है यहां पे। स्लोप ऑफ लाइंस आर। मान लीजिए एक लाइन का स्लोप m1 है और दूसरे लाइन का स्लोप m2 है। तो m1 और m2 को निकालने का फॉर्मूला है -s माइनस, ठीक है, h² माइनस AB अपॉन नीचे में आएगा आपका b। सेम फॉर्मूला बट प्लस में, -h प्लस h² माइनस AB होल डिवाइडेड बाय b। इज दैट क्लियर? ये हो गया। यहां पे एक और चीज हम यूज करते हैं, सम ऑफ स्लोप्स। तो सम ऑफ स्लोप का फॉर्मूला हमें जैसे आपको 10th में भी था, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। सो सम ऑफ स्लोप -2h/b। सृष्टी कॉल करतो 2 मिनिटात, म्हणजे क्लास घेतोय त्याच्यानंतर कॉल करतो। हाँ, -2h/b and product of slopes m1 into a/b। बरोबर? यस। तो ये बेसिक्स, ओके, इसको अच्छे से लिखना है। तो ये सब फॉर्मूलेस हमको बार बार यूज होंगे, इतना ध्यान रखिए। सम ऑफ स्लोप्स भी हमको यूज होगा, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स भी हमको यूज होगा। इसके अलावा अगर ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को मैं स्लोप के फॉर्म में लिखना है मुझे, स्लोप के फॉर्म में, स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन बोल रहा मैं?
जो आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन, अगर मुझे उसको स्लोप के फॉर्म में लिखना है ऑक्सिलरी इक्वेशन को, तो उसको लिखने का फॉर्मूला है bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इज इक्वल टू 0 एंड दैट इक्वेशन इज कॉल्ड एज ऑक्सिलरी इक्वेशन। इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी इक्वेशन। दिस इक्वेशंस आर कॉल्ड एज ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ लाइंस। अच्छे से लिखना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ कंडीशंस होती है जो आपको बार बार यूज होती है। व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन a प्लस बी ऑलवेज इक्वल्स टू 0 होता है। यानी अगर आपको बोला है कि परपेंडिकुलर है ये दिखाओ, तो a प्लस बी 0 आ गया, हो गया परपेंडिकुलर। या परपेंडिकुलर है या नहीं ये चेक करो, तो a प्लस बी की वैल्यू अगर 0 आ गई तो समझ लो लाइंस परपेंडिकुलर है। व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल, अब देखिए पैरेलल का मतलब और कोइंसिडेंट का मतलब लगभग सेम ही होता है। तो कोइंसिडेंट के लिए क्या कंडीशन थी? एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। तो पैरेलल के लिए भी वही कंडीशंस होती है कि एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। ऑलमोस्ट मैंने आपको पूरे फॉर्मूले लिख के दिए, सिर्फ एक फॉर्मूला रह गया है, वो है tan थीटा। कि अगर आपको एक्यूट लाइन, अगर दो लाइंस दी है तो ये लाइन के बीच का एंगल कितना है, इस लाइन के बीच का एंगल कितना है, वो एंगल निकालने के लिए आपको फॉर्मूला दिया हुआ है। तो वैसे क्वेश्चन, वो एक ही बेसिक मैं रहन देता हूं, वो बेसिक्स मैं तब लूंगा जब उस टाइप का क्वेश्चन आएगा। इज दैट क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्लियर हो रहा है? सो इसको अच्छे से लिख लीजिए। इसको अच्छे से समझने के बाद जब हम एक्सरसाइज अटेंड करने जाएंगे तो डेफिनेटली आपको स्ट्रेट लाइन समझने में कोई भी परेशानी नहीं जाएगी। इज दैट क्लियर? सो दैट्स ऑल, दिस इज सफिशिएंट फॉर योर टुडेज मैथ्स क्लास। एक बात और मैं बता दूं कि ये जो जनरल इक्वेशन है इसको मैंने इलेबरेट इसलिए नहीं किया क्योंकि इस चैप्टर से जो डिलीटेड पार्ट है वो जनरल इक्वेशंस ऑफ पेयर्स ऑफ लाइंस ही है, ये वाला पार्ट। ये पार्ट और इससे रिलेटेड पूरा बेसिक्स मैंने लिया ही नहीं क्योंकि वो आपको काम में ही नहीं है, जनरल इक्वेशन ऑफ पेयर्स ऑफ लाइन। और इसी के चलते आपकी जो तीसरी एक्सरसाइज है मेरे ख्याल से 4.3, वो 4.3 एक्सरसाइज भी एलिमिनेट की गई है। यानी आपको दो ही एक्सरसाइज है, 4.1, 4.2। दैट्स सॉल्व। तो इसको अच्छे से लिख लीजिए। कुछ भी क्वेरीज होगी तो मुझे बताइए, कुछ प्रॉब्लम्स होगी तो कल से एक्सरसाइज शुरू करेंगे। दैट्स ऑल।